अब हम लोग नेक्स्ट बैरियर देख रहे हैं, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब है? इससे तो पहले हमने एनर्जी बैरियर देखा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होगा, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करना चाहिए। जैसे कि NO2 कंबाइन करके N2O4 बना रहा है, इसे एग्जांपल से बनाया, ये NO2 है, ये भी NO2 है, तो N और N आपस में कंबाइन करके कोलिजन, N का N के साथ कोलिजन होना चाहिए इस तरह से, तो ये N2O4 बनाएगा। अदरवाइज ये N2O4 नहीं बनाएगा। जैसे N का O के साथ हो गया तो N2O4 नहीं बनेगा, ये इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, चाहे इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे ये N का इस O के साथ आ गया तो फिर सेपरेट हो जाएगा, मतलब कोलाइड क्या, फिर अलग हो जाएगा दोनों, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। मतलब एनर्जी भी मिनिमम होना चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर एक्सिस में होना चाहिए। तो ये दोनों अगर होगा तो इफेक्टिव कोलिजन होगा। इसीलिए जो हमारा 10⁻25 कोलिजन पर सेकेंड था, उसमें से इफेक्टिव जो है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन so that the old bonds may break and new bonds are formed। मतलब जो नया प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होगा, जैसे कि NO2 के लिए हमने बताया है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन के टाइम इसका अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ही प्रोडक्ट बनेगा। दीज आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स, जैसा कि हमने NO2 के लिए बताया। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस वेरी फ्रॉम नियरली 0 टू अबाउट 1। जो इफेक्टिव कोलिजन है अगर F लिखें तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी रिएक्शंस दस द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, जैसे हम लोग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं Z पे, बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिंग कॉलिजन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है और एक तो जो सेकेंड कंडीशन है सफिशिएंट एनर्जी, वो तो होना ही चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt क्या होगा, टोटल कॉलिजन तो Z हुआ, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन का जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा F इंटू जेड पे। F है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, Z है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद बताया द फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो EA था, इज दैट इट इज़ मिनिमम रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेज फॉर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके पास मिनिमम उतना काइनेटिक एनर्जी हो जाना चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ड्यूरिंग देयर कोलिजन। दिस मीन्स दैट द फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, इसकी वैल्यू होती है, इसे ही हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। It may be noted that besides the requirement of sufficient energy, molecule must be properly oriented। एनर्जी भी होना चाहिए और ओरिएंटेशन भी होना चाहिए कोलिजन के लिए, फॉर ए कोलिजन टू बी सक्सेसफुल। दस ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, P इज ओरिएंटेशन फैक्टर, P इसमें ओरिएंटेशन फैक्टर है, और जो ZAB है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और एनर्जी वाला एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT। तो जो ये K है ये हमारा आ जाएगा यहाँ से अर्हेनियस कांस्टेंट, इसे बोलेंगे, जो सबको इंक्लूड कर लेगा, PZAB सारा कुछ। और जो ये सारे टर्म आया है P इंटू ZAB, इसको मिला के एक कांस्टेंट बनाते हैं जिसे हम लोग A लिखते हैं। ठीक है, K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, और A की वैल्यू क्या होती है, P इंटू ZAB। तो A को हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका नेम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो कांस्टेंट होता है अर्हेनियस इक्वेशन का। तो अब यहाँ से हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा, अर्हेनियस गेव एन मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, K इंटू A, K की वैल्यू ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो K और जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है EA, इसके बीच रिलेशन दिया था, द इक्वेशन इज कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन। तो ये 3 नंबर में बोर्ड में आ जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, यही हमारा अर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है हमेशा केल्विन में, R जो है गैस कांस्टेंट है,
ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसे हम लोग अरहेनियस कांस्टेंट बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, और इसका डायमेंशन जो है सेम होता है रेट कांस्टेंट के। तो के बाय ए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी, इसे ही बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या होगा, के बाय ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो के और टी का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जो के है रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, अदरवाइज रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जो ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसे बोलते हैं एंड एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है, इसको हम लोग दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। के की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी, दोनों साइड एल एन ले लो नेचुरल लॉग, तो एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब एल एन को अगर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 के 2.3, इसको पूरा अगर लिख लोगे तो क्या आ जाएगा, मैं लिख के बता देता हूँ पूरा ही। तो ये क्या आ जाएगा, एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया है, 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो लॉग ए माइनस ई ए, इसमें नहीं था तो बचेगा 2.303 आर टी। अब लॉग के और 1/t का ग्राफ बनाओगे तो लॉग के y 1/t x, तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी बनेगा, जिसका स्लोप ई ए बाई 2.303 आर होगा। तो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो इंटरसेप्ट है वहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कंपेरिजन मेथड। तो कंपेरिजन मेथड में कैसे निकालेंगे हम लोग, टेम्परेचर, दो टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे K1 का वैल्यू। सिंस ई ए एंड ए आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिवन रिएक्शन दे डोंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो ई ए और ए है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे सिर्फ रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा। तो मान लिया T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे K2 है, तो लॉग K1 क्या आ जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1, और लॉग K2 आ जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2। अब जो ये 3 है इसको 2 से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, लॉग K2 माइनस K1, तो K2 माइनस K1 को लॉग K2 बाई K1, लॉग ए कैंसिल आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में, तो हमने प्लस में ई ए बाई 2.303 आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/T1 प्लस में माइनस में 1/T2। तो यहाँ से अगर हमें T1 T2 की वैल्यू पता चल जाए तो रेट कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मैं मेजरिंग द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, और अगर K2 K1 T1 T2 दोनों पता है तो ई ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हम लोग किसी रिएक्शन में पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे।